ट्रेसिंग चेंजेस। सो वी आर इन क्लास 7th। ठीक है, अब 7th में हम पढ़ते हैं मेडाइवल हिस्ट्री को। ठीक है, तो हम 6th में कवर करके आते हैं एंशियंट, 7th में हम कवर करते हैं मेडाइवल, और फिर हम 8th में पढ़ते हैं मॉडर्न हिस्ट्री। तो अभी अगर हम 7th क्लास की बात करें तो 7th में हमें 700 CE से 750 CE, ठीक है, इस टाइम पीरियड को पढ़ना होता है। यानी कि 700 से लेके 1750 तक के जितना भी जो कुछ भी हिस्ट्री में कवर हुआ है उसको हम पढ़ते हैं। ठीक है, आगे हम देखते हैं इसमें हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, और ये है एक इंट्रोडक्शन इसका। ठीक है, मतलब ये चैप्टर ही पूरा आपको इंट्रोडक्शन दे रहा है 7th हिस्ट्री के बारे में और हमारी हिस्ट्री के बारे में, मतलब मेडाइवल हिस्ट्री के बारे में। ठीक है, अब देखते हैं हिस्ट्री एंड इट्स सोर्सेस, मतलब हमें हिस्ट्री के बारे में कहाँ से पता चला, कौन कौन से सोर्सेस थे जिससे हम अपनी हिस्ट्री का पता लगाते हैं। ठीक है, एज वी नो हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ पास्ट। ठीक है, जैसा हम सब जानते हैं कि जो हिस्ट्री है वो पुरानी चीज़ें जो है हम उसे पढ़ते हैं, मतलब हिस्ट्री में हम क्या पढ़ते हैं, अपने पास्ट को पढ़ते हैं। जो भी चीज़ें हमारी कंट्री में हो चुकी है उन सबको हम पढ़ते हैं, या कंट्री में, या फिर अगर हम बोले कि पूरे के पूरे कॉन्टिनेंट में, सब कॉन्टिनेंट में जो भी चीज़ें होती है वो जो पास्ट में हुई है उसे कहा जाता है हिस्ट्री। अब हम देखने वाले हैं यहाँ पर सोर्सेस के बारे में। सोर्सेस का मतलब होता है वो चीज़ जिसकी हम हेल्प लेते हैं। मतलब अगर मैं आपसे बोलूँ कि आपके लिए हिस्ट्री के क्या क्या सोर्सेस हैं, मतलब कि मैं आपसे वो पूछ रही हूँ कि आप अपनी हिस्ट्री को कहाँ से पता लगाते हो। कैसे पता है आपको कि हिस्ट्री में किंग्स हुआ करते थे, कैसे पता आपको कि हिस्ट्री में लोग पॉट यूज़ किया करते थे या फिर टूल्स यूज़ किया करते थे। तो हमें पता लगता है चीज़ें सोर्सेस से। अब यहाँ इस चैप्टर में हमें 3 टाइप्स ऑफ सोर्सेस पढ़ने हैं। पहला है आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस, ठीक है, दूसरा है विजुअल सोर्सेस, और तीसरा है लिटरल सोर्सेस। मतलब कि आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस मतलब वो सोर्सेस जो आर्कियोलॉजिस्ट जिसकी स्टडी करके हमारे हिस्ट्री का पता लगाते हैं, है ना। इसमें एग्जांपल अगर मैं लूँ तो जैसे वेपन्स, टूल्स, पॉट्स, ये सब आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस है। यानी इसे हम पढ़ते नहीं हैं, इसे हम केवल आर्कियोलॉजिकली हम मतलब उसकी स्टडी करके कि वो कितना पुराना है कितना नया है, ठीक है, इन सारी चीज़ों की स्टडी करके हम उसके बारे में पता लगाते हैं, तो उसे कहा जाता है आर्कियोलॉजिकल सोर्स। ठीक है, अब विजुअल सोर्स मतलब जो चीज़ें हम देख के पता लगा रहे हैं, जैसे मैप विजुअल सोर्स हो गया, ठीक है, पेंटिंग या फिर मिनिएचर पेंटिंग, ये सब क्या है, विजुअल सोर्स है। और लिटरल सोर्स है, ठीक है, अब लिटरली सोर्स या लिटरेरी सोर्स इसे कहा जाता है लिटरेरी सोर्स। तो लिटरेरी सोर्स मतलब जिस चीज़ों को हम पढ़ के, मतलब हमें जिसे पढ़ के नॉलेज होता है। जैसे हम बात कर सकते हैं मैन्युस्क्रिप्ट की, ठीक है, इंस्क्रिप्शन। अब ये मैन्युस्क्रिप्ट और इंस्क्रिप्शन हम क्लास 6 में भी पढ़ चुके होते हैं, लेकिन वापस से हम इसे एक बार और स्टडी करते हैं। तो ये 3 चीज़ें हैं, आपको याद रखना है, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस, विजुअल सोर्सेस और लिटरली सोर्सेस। ठीक है, आगे हम देखते हैं। तो अब हम पढ़ रहे हैं मेडाइवल। तो मेडाइवल टाइम पीरियड आते तक के काफ़ी ज़्यादा पेपर्स निकल चुके थे, है ना। पेपर्स का जो डिस्कवरी है, पेपर की डिस्कवरी हो चुकी थी। मतलब मेडाइवल हिस्ट्री के बारे में हमें काफ़ी सारे लिटरल रिसोर्सेस मिलते हैं, मतलब ऐसे रिसोर्सेस मिलते हैं जिनको हम पढ़ करके अपनी हिस्ट्री को जान सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इस समय में पेपर जो है वाइडली अवेलेबल हो चुके थे। तो इस समय के किंग्स की बायोग्राफी भी आपको जानने को मिल जाएगी। ट्रैवलर्स अपना अकाउंट लिखते थे, मतलब कोई अगर इंडिया घूमने आता था तो वो इंडिया के बारे में अपने बुक में या अपने वोएज में, मतलब वोएज यानी होता है यात्रा प्रत्यंत, मतलब यात्रा के बारे में जो भी कुछ अपना एक्सपीरियंस रहता है उसको ट्रैवलर्स वोएज में अपनी बायोग्राफी में या अपने द्वारा लिखी गई बुक्स में इंक्लूड करते थे। ठीक है, जो चीज़ें वो इंडिया में, अगर वो इंडिया में आए हैं या फिर वो किसी अदर कंट्री में गए हैं, तो जो भी चीज़ें वो वहाँ देखते थे वो सारी चीज़ें इंक्लूड करते थे अपने लेख में, अपने वोएज में या फिर अपने बुक्स में। ठीक है, दिस अकाउंट्स लेटर। अब देखो ये बहुत सारे काफ़ी सारे जो थे
क्रॉनिकलर्स क्या होता है हम यहाँ पर देखेंगे। क्रॉनिकलर्स मतलब वो लोग जो हिस्ट्री को लिखा करते थे, यानी कि हिस्ट्री का अकाउंट रखते थे, है ना। काफ़ी सारे क्रॉनिकलर्स हुए हिस्ट्री में, हमें इनमें से एक दो के नाम भी याद रखने हैं। तो आपको ये यहाँ पे ये याद रखना है कि क्रॉनिकलर आखिर होता क्या है। तो क्रॉनिकलर उन लोगों को बोलते हैं पर्सन हु रिकॉर्ड्स इवेंट फॉर अ किंग, यानी किंग के पास में जो क्रॉनिकलर्स है ना ये होते थे, ये क्या करते थे, किंग जैसा बोलता था उन सारी चीज़ों को नोट डाउन करते थे, या अगर किंग ने किसी बैटल में विक्ट्री हासिल की है तो ये सारी चीज़ें लिख के रखा करते थे, ताकि हिस्ट्री में उन सारी चीज़ों से अब यानी कि पता लगाया जा सके, हिस्ट्री हमें मालूम पड़ सके, ठीक है। तो ये क्रॉनिकलर्स लिखी गई, काफ़ी सारे अकाउंट लिखे गए, ठीक है। क्रॉनिकलर्स के अलावा स्क्राइब्स भी होते थे। स्क्राइब्स मतलब वही, मतलब जो स्पेशली ऑफिशियल वर्क के लिए जो लोगों को रखा जाता था उन्हें कहा जाता था स्क्राइब, ठीक है। अब देखो ये सब लोग क्या करते थे, हैंड रिटन डॉक्यूमेंट बनाते थे। हमने क्लास 6 में भी पढ़ा था, जो डॉक्यूमेंट होते थे जिसे लिखा जाता था, क्योंकि उस समय पेपर्स नहीं होते थे, है ना। मैं बात कर रही हूँ क्लास 6 की, मतलब कि एंशियंट टाइम की। तब पेपर्स नहीं होते थे तो लोग पाम लीव पे, ठीक है, या बिर्चेस पे, पेड़ की छालों पे लिखा करते थे। अब हाथ से लिखा करते थे, तो हाथ से लिखे जाने वाले जो सोर्सेस थे उन्हें कहा जाता था मैन्यूस्क्रिप्ट। जो भी चीज़ें हाथ से लिखी जाती थी वो कहलाती थी मैन्यूस्क्रिप्ट। इन्हीं के जैसा होता था इंस्क्रिप्शन, लेकिन इंस्क्रिप्शन जो थे उसे इनग्रेव्ड किया जाता था, इसे स्टोन्स पे लिखा जाता था। जो इंस्क्रिप्शंस होते थे ना उसे स्टोन्स पे या फिर हार्ड मेटल्स पे लिखा जाता था, बट मैन्यूस्क्रिप्ट को पत्तों पे या फिर पेड़ की छालों पे लिखा जाता था। तो काफ़ी सारे मैन्यूस्क्रिप्ट, काफ़ी सारे अकाउंट, काफ़ी सारे डिटेल हमको एंड मेडाइवल हिस्ट्री के बारे में देखने को मिली। अब ये सारी चीज़ों को रखा गया, मतलब प्रिजर्व करके रखा गया, ठीक है। अब इन सब चीज़ों को प्रिजर्व करके कहाँ रखा जाएगा, देखो आज के डेट में कोई बुक प्रिजर्व करनी है तो हम लोग इसे लाइब्रेरी में रखते हैं, लेकिन उस ड्यूरेशन में आर्काइव्स, याद रखना है, आर्काइव्स में चीज़ों को प्रिजर्व करके रखा जाता था, ठीक है। आर्काइव्स में चीज़ों को, आर्काइव्स एक प्रकार की लाइब्रेरी के समान होती थी, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ द अवेलेबल रिसोर्सेज, यानी जो पुरानी चीज़ें थी, है ना, वो हमें मिली। अब उन चीज़ों में देखने में काफ़ी ज़्यादा डिसएडवांटेजेस भी था। कैसे था मैं बताती हूँ। ये देखो यहाँ पर हमको एक मैप दिखाई दे रहा है, एनसीईआरटीज़ में ये मैप गिवन है। तो यहाँ पर जो ये मैप है, ठीक है, एक्चुअली ये हिंदुस्तान का मैप है ना, ये इंडिया का मैप है, पुराने इंडिया का। बट अगर हम आज देखें तो आज के समय ये मैप हमें कहीं से भी इंडिया का मैप नहीं दिखता। बट इसके अगर साइड वाला मैप अगर मैं इसे देखूँ तो हाँ, ये थोड़ा बहुत हमें इंडिया के जैसे दिखाई देता है, ठीक है। लेकिन आज के कंटेक्स्ट में अगर आप मुझसे ये कहो कि ये वाला मैप इंडिया का है तो मैं बिल्कुल नहीं मानूंगी, ठीक है। तो इस तरह से चीज़ें पुराने समय में भी होती थी। ये मैप जो है वो अल इद्रिस ने ड्रॉ किया था, ठीक है। एक कार्टोग्राफर थे अल इद्रिस। अब कार्टोग्राफर क्या होता है, कार्टोग्राफर वो इंसान होता है जो मैप को डिज़ाइन करता है। अ पर्सन हु डिज़ाइंस मैप इज कॉल्ड कार्टोग्राफर, ठीक है। तो कार्टोग्राफर अल इद्रिस ने ये वाला मैप डिज़ाइन किया था। अब इस मैप में प्रॉब्लम क्या थी कि ये जो है हमें एक पर्टिकुलर जानकारी नहीं दे पा रहा था। पर्टिकुलर जानकारी नहीं दे पा रहा था मतलब कि वो उस समय के हिसाब से था। देखो यहाँ लिखा भी हुआ है टाइम पीरियड, उस समय के हिसाब से ये चीज़ें सही थी, लेकिन आगे जैसे जैसे समय बढ़ा तो चीज़ें चेंज हुई। इसी तरह के से चेंजेस आए थे मैन्यूस्क्रिप्ट में। मैन्यूस्क्रिप्ट क्या होती थी, एक से दूसरे लोग उसको कॉपी करते थे, ठीक है। तो कॉपी करने में कई बार जो राइटिंग थी एक से दूसरे या फिर ट्रांसलेशन में कई बार प्रॉब्लम होती थी। इस वजह से हिस्ट्री जो थी हमारे लिए थोड़ी सी जानने में डिफ़िकल्ट हो गई। मैप्स मेड ड्यूरिंग दिस पीरियड वर ऑल्सो नॉट डिटेल इनफ। और इस समय के मैप जो थे ना डिटेल की से जानकारी देते थे ना ही उनका जो स्केल यानी उनका जो मेजरमेंट वगैरह था वो भी कोई परफेक्ट नहीं हुआ करता था, ठीक है। While referring the literary sources, historians need to be careful about the various terms which have been used, which different mean. अब यहाँ important चीज़ हमारे लिए ये हो जाती है, देखो क्या हुआ था पुराने समय में डिफरेंट चीज़ों डिफरेंट जो थे टर्मिनोलॉजीज़ का यूज़ होता था, टर्मिनोलॉजीज़ का यूज़ होता था। जैसे हिंदुस्तान,
अब हिंदुस्तान जो शब्द है, अगर आज के डेट में आप मुझे हिंदुस्तान बोलो तो मैं बोलूँगी हिंदुस्तान जो है वो हमारे इंडिया को बोला जाता है, ठीक है। कोई भी आज के डेट में अगर हम हिंदुस्तान बोलते हैं तो डेफिनेटली इंडिया को समझता है। लेकिन पुराने समय में एक क्रॉनिकलर थे जिनका नाम था मिन्हाज ए सिराज। उन्होंने, यहाँ मैं नाम लिख देती हूँ, मिन्हाज ए सिराज, ठीक है। मिन्हाज ए सिराज ने अपने क्रॉनिकलर में हिंदुस्तान वर्ड का यूज़ किया, टर्म यूज़ की हिंदुस्तान। तो हिंदुस्तान टर्म जो थी वो किस किस एरिया को शो करती थी? देखो आज के डेट में हिंदुस्तान पूरे इंडिया को शो करता है, लेकिन उस टाइम पे जो हिंदुस्तान था वो सिर्फ नॉर्दर्न इंडिया को, नॉर्दर्न इंडिया में कौन कौन सा इंडिया, मतलब कौन कौन सा क्षेत्र, मैं बताती हूँ आपको। नॉर्दर्न इंडिया में, देखो यहाँ मैं मैप बनाने की कोशिश कर रही हूँ। नॉर्दर्न इंडिया में वो वाला एरिया जहाँ पर अभी पंजाब है, हरियाणा है, ठीक है, गंगा यमुना, ठीक है, दाऊब नदी है जहाँ पे, तो यानी कि मैं बोलूँ तो इतना एरिया जहाँ पर दिल्ली सल्तनत का राज चलता था, मिन्हाज ए सिराज ने सिर्फ उतने ही एरिया को हिंदुस्तान कहा, ठीक है। ये मिन्हाज ए सिराज की बात हो गई। अब आप ही के बुक में दिया हुआ है बाबर के बारे में। अब देखो बाबर ने भी हिंदुस्तान टर्म का यूज़ किया, लेकिन बाबर के अकॉर्डिंग हिंदुस्तान जो टर्म थी वो हिंदुस्तान के लोकेशन को नहीं, हिंदुस्तान के कल्चर को, यानी कि उस समय जो नॉर्थ का कल्चर था उस कल्चर को हिंदुस्तान कहा, उस ज्योग्राफी को, एनिमल्स, वहाँ की वेजिटेशन, यानी कि ओवरऑल जो कल्चर था पीपल का, उसको हिंदुस्तान कहा। किसने? बाबर ने। और मैंने बताया था इसी के पहले जो मिन्हाज ए सिराज था उसने ये वाले एरिया को, मतलब गंगा यमुना प्लस जो पंजाब हरियाणा दाऊब वाला एरिया था उसको हिंदुस्तान कहा था। लेकिन आज के कंटेक्स्ट में हम हिंदुस्तान तो पूरे इंडिया को बोल रहे हैं। तो इस तरह से जो टर्मिनोलॉजीज थी टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होती रही, ठीक है। अनदर एग्जाम्पल ऑफ दिस टर्म इज परदेसी। देखो आपके बुक में दिया भी हुआ है, परदेसी, अजनबी या फिर फॉरेनर। एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 1 भी यही कहता है, ठीक है। तो जो फॉरेनर टर्म थी या फिर परदेसी टर्म थी, ठीक है, परदेसी या फिर अजनबी, ये तीनों शब्द आपकी एनसीईआरटी के बुक में दिए हुए हैं, ठीक है। तो ये फॉरेनर, परदेसी या अजनबी शब्द जो थे ना, अभी हम देखो तो यूज़ करते फॉरेनर बेसिकली उस इंसान के लिए जो फॉरेन से आता है, ठीक है। फॉरेन से आता है मतलब जो इंडिया का नहीं होता। लेकिन उस समय जो लोग फॉरेनर शब्द का इस्तेमाल या फिर परदेशी शब्द या फिर अजनबी शब्द का यूज़ करते थे तो वो करते थे अपने ही किसी पड़ोसी गाँव वालों के लिए। मतलब कि मान लो कि यहाँ पर कोई पर्सन रहता है, अब उसी के पड़ोसी एरिया में या उसी के आसपास एरिया में कोई दूसरा व्यक्ति भी रहता है, तो मान लो कि उसने किसी नए इंसान को देख लिया, चाहे वो उसी के कंट्री का हो, लेकिन वो उसे क्या कहते थे? अजनबी कहते थे, ठीक है। तो इस तरह से जो टर्मिनोलॉजीज है वो चेंज होते गई। अदर सोर्सेज देखते हैं। हिस्टोरियंस ऑल्सो हैव मैनी आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज विच दे कैन इंटरप्रेट राइट अबाउट एंड मेडाइवल पीरियड। सम अदर आर्टिफैक्ट हैव बीन फाउंड इन एक्सट्रीमली गुड कंडीशन सच एज कॉइन्स, मॉन्यूमेंट्स। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कॉइन्स, मॉन्यूमेंट्स, ज्वेलरीज, क्लोथ्स, ये सारी चीज़ें देख के भी हिस्ट्री जो है पता लगाई गई, हिस्ट्री का पता लगाया गया, ठीक है। आगे देखते हैं। दिस हैव बीन प्रिजर्व्ड इन एरिया डिस्प्लेस इन म्यूजियम। तो ओवर द ईयर आर्काइव्स में, म्यूजियम्स में ये सारी चीज़ें सेव करके रखी गई और इससे हमें हिस्ट्री का पता लगा। अब हम आगे पढ़ने वाले हैं न्यू रूल्स एंड देयर रीजन्स, ठीक है।